Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and like and share my videos. Now let's start our lesson. Today I am going to explain History and Civics of Standard 7, and here is the lesson number 4, Maharashtra before times of Shivaji Maharaj. महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के समय से पहले, ऐसा इस लेसन का नाम है। शिवाजी महाराज के पहले, उनका जन्म होने से पहले महाराष्ट्र में क्या कंडीशंस थी, महाराष्ट्र कैसा था, वह आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। At the beginning of the 17th century CE, so 17th century जो 17वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी, सो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जो है, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, प्रदेश, राज्य, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश थे इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश थे वह क्या थे, वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। सो महाराष्ट्र के जो कोई भी प्रदेश थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदेश थे, वह इन दो निज़ाम शाह ने, इन दो राजाओं ने, एम्पररों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। अहमदनगर का निज़ाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह, इन दोनों के अंडर कंट्रोल में थे। द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश। खानदेश यह महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे हम विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण ऐसे क्षेत्र है हमारा, तो वैसे ये खानदेश भी क्या है, एक क्षेत्र है, एक पार्ट है। सो मुगल जो थे, ही मुगल हैड एंटर्ड खानदेश, मुगलों ने खानदेश में प्रवेश किया था। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपांड देयर पावर इन द साउथ। देयर ऑब्जेक्टिव वाज, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, एक्सपांड, फैलाना, क्या फैलाना, देयर पावर इन द साउथ, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो शक्ति है वह दक्षिण में फैलाना, यह उनका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ, दक्षिण में क्या थी, सेटलमेंट्स थी, किसकी, सिद्धि पीपल की। सेटलमेंट मीन्स बस्तियां थी, किनकी, सिद्धि पीपल की। सिद्धि, अभी ये सिद्धि पीपल क्या है वह हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि साउथ में किसकी सेटलमेंट्स थी, किसकी बस्तियां थी, सिद्धि लोगों की। हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका, तो ये जो सिद्धि लोग थे ये कहाँ से आए थे, ये अफ्रीका से आए थे। अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ कोकन, सो अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ कोकन मीन्स ये है जो कोकन का जो कोस्ट लाइन है, मीन्स समुद्री तट, उसके साथ साथ, और ये अफ्रीकन लोग, यह इन लोगों को क्या कहा जाता था, सिद्धि पीपल कहा जाता था, सिद्धि लोग कहा जाता था। द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतिस्पर्धा, एंड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, अमॉन्ग्स द पोर्तुगीज, किनके बीच में, पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच, इन लोगों के बीच में क्या चल रहा था, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच के बीच में कंपटीशन चल रहा था, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एंड कॉन्फ्लिक्ट, इनके साथ संघर्ष चल रहे थे एक दूसरे के साथ। हु हैड कम फ्रॉम यूरोप, ये कहाँ से आए थे, सभी के सभी यह यूरोप से आए थे। वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो यह क्या कर रहे थे, एक दूसरे का तीव्र विरोध कर रहे थे। इंटेंस मीन्स तीव्र, तीव्र विरोध कर रहे थे इस समय में, इस पीरियड में। देयर वॉज स्टीफ कॉम्पिटिशन, स्टीफ कॉम्पिटिशन, स्टीफ मीन्स कड़ी, कड़ी प्रतिस्पर्धा थी इन लोगों के बीच में वहाँ पे। किस लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए ये हमारे इंडिया में आए थे, ये लोग साउथ में आए थे। टू कैप्चर द मार्केट फॉर ट्रेड, तो इनका भी उद्देश्य क्या था, इनका मेन उद्देश्य था क्या था, ये जो यूरोप से आए थे ट्रेडर्स, टू कैप्चर द मार्केट्स फॉर ट्रेड्स, ट्रेड मीन्स व्यापार, मार्केट मीन्स बाजार, एंड कैप्चर मीन्स कब्जा करना। इनका जो मेन मेन इनकी
यहाँ के इंडिया के जो मार्केट्स है, जो बाजार है, वह व्यापार के लिए क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए, उनके ऊपर उनका कब्जा किया जाए। द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई। सो ये जो पोर्तुगीज है, इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही अपनी जो सत्ता है वह गोवा और वसई में स्थापित कर ली थी। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, हमारे महाराष्ट्र की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, जो गोवा और वसई है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन मीन्स हमारा पश्चिमी तटरेखा जो है महाराष्ट्र की, जिसमें गोवा और वसई ये पार्ट आते हैं, तो वहाँ पे किसकी सत्ता थी, पोर्तुगीज की। The British, the Dutch and the French had found an entry through the medium of trading company, companions by setting up factories। तो अभी ये ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ये कैसे आए हमारे इंडिया में, ये आए थे एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्री। यह हमारे इंडिया में कंपनीज के लिए, कंपनियों के लिए फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन्स जो कारखाने होते हैं, वह यहाँ पे स्थापित करने के लिए ये जो ब्रिटिश, डच और फ्रेंच लोग थे, यह हमारे इंडिया में आए थे। ऑल दीज पावर्स असेस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible। ऑल दिस पावर्स, यह जो सारी सत्ताएं थी, शक्तियाँ थी, एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर, वह एक दूसरे का क्या करती थी, मूल्यांकन करती थी, आकलन करती थी। एसेस मीन्स मूल्यांकन करना, आकलन करना। टू अदर पावर्स, दूसरी ताकतों का वह क्या करती थी, मूल्यांकन करती थी। और केप्ट देमसेल्फ सेफ, और खुद को क्या करती थी, उनसे बचा के रखती थी। एंड ट्राई टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल, और डोमिनेट मीन्स हावी होना, और ज़्यादा से ज़्यादा वह एक दूसरे के ऊपर क्या करना चाहते थे, हावी होना चाहते थे। ऐसा इनका मेन मोटो था। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, इन संघर्षों की वजह से महाराष्ट्र में क्या था, इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी मीन्स अस्थिरता, एंड इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षितता फैली हुई थी। कहाँ पे, हमारे महाराष्ट्र में। These different people from Europe were called टोपकार। सो ये जो यूरोप से लोग आए थे, जो अलग अलग मीन्स जिनकी लैंग्वेज अलग थी, जो दिखने में भी हम इंडियन से डिफरेंट थे, सो उनको हमारे इंडियन लोग क्या कह के बुलाते थे, टोपकार के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेड गियर। सो उनका जो कॉस्ट्यूम था, उनकी जो प्रथागत थी, कस्टमरी मीन्स उनकी जो प्रथा परंपरा थी, हेड गियर, जो अपने सिर पे क्या पहनते थे, टोपी पहनते थे। आप पोर्तुगीज़ लोगों की फ़ोटोज़ देखो, गूगल पे सर्च करो पोर्तुगीज़ लोगों की, वह हमेशा टोपी पहन के रहते हैं, और टोपी पहने हुए उनकी फ़ोटो आपको दिखेगी। और साथ ही में उनका जो कॉस्ट्यूम है वो डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम होगा, उनके कपड़े डिफरेंट टाइप के आप लोगों को दिखेंगे। तो इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोग उनको टोपकार के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वह अपने सिर पे टोपी पहन के रहते थे, हैट पहन के रहते थे, इसलिए उन्हें टोपकार के नाम से जाना जाता था। इट इज़ नेसेसरी टू गेट acquainted with the village moja, kasbah and pargana to understand the nature of settlements in that period, as also of the officers that form a link between the rules and their subject। Now, one by one, I will explain। It is necessary, यह ज़रूरी है, to get acquainted with the village। acquainted means परिचित होना, किससे, किससे परिचित होना जरूरी है, विलेज मीन्स गांव, जिसे पुराने ज़माने में मौजा कहा जाता था। आफ्टर दैट कस्बा एंड परगना। अभी ये मौजा, कस्बा और परगना क्या है, यह जानना, इससे परिचित होना बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट। सो उस टाइम जो बस्तियाँ थी, उनका नेचर कैसा था, वह जानने के लिए हमें यह मौजा, कस्बा और परगना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना और ज़्यादा जानकारी हासिल करना या जानना उनके बारे में बहुत ज़रूरी है। इन दैट पीरियड, उस समय में, एज ऑल्सो ऑफ द ऑफिसर्स दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन द रूल्स एंड देयर सब्जेक्ट।
और इन मौजा, कस्बा और परगना के जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जो लिंक पैदा करते। लिंक मीन्स उनकी एक श्रृंखला होती थी जो उस टाइम हमारे महाराष्ट्र में जो सत्ता स्थापित की थी इन पोर्तुगीज डच, इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाया था, तो ये जो थे यह मीडियम थे। उनके ये जो ऑफिसर उन्होंने बनाए थे ये मीडियम थे उन दोनों के बीच में सत्ता स्थापित करने के लिए। मीन्स उनको वह हेल्प करते थे, क्योंकि वो तो फॉरेन से आए थे, यूरोप से आए थे वो लोग, उनको हिंदी नहीं आती थी। सो उनको हेल्प करने का काम कौन करते थे? ये ऑफिसर्स। उन्होंने इंडिया के ही लोगों को उनके साथ सैलरी दे के काम पे रख के अपने लिए वह यूज करते थे। सो ऐसा इनका काम था। तो यह बहुत जानना ज़रूरी है कि ये विलेज, कस्बा और फरगना क्या है। ओके, एंड आल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन। मार्केट्स, मार्केट्स मीन्स व्यापार, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एंड द क्राफ्ट्समैन, क्राफ्टमैन मीन्स कारागिर। ओके, सो अभी हम वह देखेंगे। परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस। तो इसमें से जो परगना जो था वह बहुत सारे गाँवों का मिला के उसको परगना कहा जाता था। जो बहुत सारे गाँव का ग्रुप होता था उसे परगना कहा जाता था। जैसे आज हम तहसील कहते हैं, हमारे तहसील में बहुत सारे गाँव आते हैं ना, वैसे ही ये फरगने में पुराने ज़माने में बहुत सारे गाँव का मिला के एक फरगना होता था। जनरली द हेडक्वार्टर ऑफ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। और इन परगना का जो हेडक्वार्टर होता था उसे कस्बा कहा जाता था। हेडक्वार्टर मीन्स मुख्यालय। तो वो जो मुख्यालय होता था इस परगना का उसे कस्बा कहा जाता था। ए विलेज स्मॉलर देन कस्बा इज कॉल्ड मौजा। और जो कस्बा से छोटे गांव होते थे उनको क्या कहा जाता था? मौजा कहा जाता था। लेट अस गेट acquainted in a brief with a village, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। अभी हम संक्षिप्त में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, विलेज, कस्बा और परगना के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन इज विलेज, गांव, जिसे मौजा कहा जाता था पुराने ज़माने में। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे पुराने ज़माने में वह कहाँ पे रहते थे? गांव में रहते थे। ए विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। और गांव को ही मौजा कहा जाता था। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज पाटिल। जो ये जो गांव का मुखिया होता था वह पाटिल होता था। ओके, ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। ही यूज टू ट्राई, वह हमेशा चाहता था, मीन्स उसका मेन काम क्या होता था? टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती जो है वह खेती के लिए काम में लाना, वह उसका काम था। किसका? पाटिल का। When there was any dispute in the village, अगर गांव में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मीन्स विवाद हो जाता है, द पाटिल रिसॉल्व इट एंड मेड पीस। तो गांव में अगर कोई वाद हो जाता है, विवाद हो जाते हैं, तो पाटिल उनको छुड़ाने का काम करते थे। एंड मेड पीस, और गांव में शांति बनाए रखने का काम पाटिल लोगों का था। ए कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। सो ये जो कुलकर्णी थे अभी, इनका काम होता था कि पाटिल को हेल्प करना। कुलकर्णी, पाटिल, ये जो है ये पुराने ज़माने में सरनेम के टाइप ही थे, और इनको यह जिम्मेदारी दी गई थी। इनको इनके सरनेम के नाम से जाना जाता था। ये कुलकर्णी भी सरनेम ही है। ओके, सो इन कुलकर्णी जो है वह पाटिल लोगों को क्या करते थे? उनके काम में मदद करते थे। अभी कुलकर्णी का काम क्या होता था? द कुलकर्णी केप द रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो राजस्व होता है, रेवेन्यू जो होता है, मीन्स जो कोई भी पैसा गवर्नमेंट को आता है उसका रिकॉर्ड रखने का काम इस कुलकर्णी का होता था। आफ्टर दैट वॉज कलेक्टेड, जो कोई भी रेवेन्यू जमा होता था, जो कोई भी राजस्व जमा होता था, वह उसका रिकॉर्ड रखने का काम इस कुलकर्णी का होता था। देयर वॉज वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज।
आर्टिसंस, आर्टिसंस मीन्स शिल्पकार, कारागिर। उस टाइम में गांव में बहुत सारे कारागिर शिल्पकार रहते थे। दे हैड हेरिडिटी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस, सॉरी ऑक्यूपेशंस। सो दे हैड हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स वो उनकी उस टाइम में वंश परंपरा चलती थी। जैसे हमने बार्टर मेथड देखा है। सो वहाँ पे पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई लोहार है तो लोहार का बेटा ही लोहार बनेगा, अगर कोई कारपेंटर है कारपेंटर का बेटा ही कारपेंटर बनेगा। ऐसी उस टाइम में वंश परंपरागत बिजनेस चलते आ रहे थे। सो दे हैड हेरिडिटी राइट्स, तो उनको वंश परंपरागत अधिकार मिले हुए थे रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, उसके व्यवसायों के लिए उनको वह परंपरागत अधिकार मिले हुए थे। द peasants gave a share of their agricultural produce to the artisans for the service they rendered to the village community. So the peasant means जो किसान होते थे, gave a share of their agricultural produce, वह क्या करते थे अपने खेती में जो कोई भी उगता था उसका हिस्सा जो है वह किसको देते थे, ये आर्टिसंस को। किस लिए देते थे, फॉर द सर्विस दे रेंडर टू द विलेज, जो गांव के समुदाय के लिए वह जो सर्विस देते थे, जो सेवा देते थे, उनके लिए वह अपना हिस्सा जो है ये फार्मर्स उन आर्टिसंस को देते थे, शिल्पकारों को या फिर कारागिरों को देते थे। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता, और वो जो शेयर होता था, वो जो हिस्सा होता था, उसको बलूता कहा जाता था। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बलूतेदार मेथड या फिर बार्टर मेथड जिसे कहते हैं, इसी से ही यह वह जो मेथड है वह स्टार्ट हुई है, इस बलूते से। ओके, नाउ कस्बा, व्हाट इज कस्बा? ओके, ए कस्बा वाज लाइक अ बिग विलेज, जो बड़ा गांव होता था उसे क्या कहा जाता था, कस्बा कहा जाता था। जो बड़े गांव के जैसा होता था उसे कस्बा कहा जाता था। इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर ऑफ अ परगना, तो यह कस्बा जो होता था वह परगना का क्या होता था, मुख्यालय होता था। फॉर एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंदापुर परगने का हेडक्वार्टर जो था, कस्बा जो था वह कौन सा था, इंदापुर था। वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वर द हेडक्वार्टर ऑफ दोस परगना। सो वाई कस्बा, वाई गांव जो था, जो वाई कस्बा, वह वाई परगने का क्या था, हेडक्वार्टर था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, उस टाइम में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था वह खेती करना था, खेती था। There were skilled artisans like carpenter, blacksmith, etc. in a kasbah. और उस टाइम में देर वर स्किल्ड आर्टिसन, स्किल मीन्स जो कौशल्यपूर्ण थे, ऐसे आर्टिसंस मीन्स कारागिर एंड कारागिर थे, लाइक कारपेंटर, कारपेंटर मीन्स जो बढ़ाई काम करने वाले होते हैं, सुतार। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार जिसे कहते हैं हम लोग। सो ऐसे कस्बे में वेल ट्रेन ये जो आर्टिसंस थे वो रहते थे, कारागिर रहते थे। देर वॉज यूजुअली अ मार्केट पेट एडजेसेंट टू अ कस्बा, देर वॉज अ यूजुअली मार्केट, तो ये जो कस्बा होता था, बड़ा गांव, उसको जोड़कर ही एक मार्केट होता था जिसे पेट कहा जाता है। ओके, द शेठे एंड महाजन वर द वतनदार्स ऑफ द पेट। सो अभी ये जो शेठे और महाजन है, ये भी सरनेम ही है एक टाइप के। तो शेठे और महाजन जो थे, जिनका सरनेम ये होता था, उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी उस टाइम की, सभी को नहीं, कुछ ही लोगों को। ओके, सो ये जो शेठे और महाजन थे यह वतनदार थे। वतनदार एक टाइप का पोस्ट होता है, उस टाइम में पोस्ट होता था। तो इस पेट का, इस मार्केट का ये क्या होते थे, वतनदार होते थे, मुखिया होते थे। वतनदार मीन्स एक टाइप का मुखिया। ओके, उस टाइम की यह पोस्ट थी। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरी हैव अ पेट, सभी गांवों को पेट होना जरूरी नहीं था, मार्केट सभी गांवों को अटैच नहीं रहता था। द सेटिंग अप ऑफ पेट वॉज अ जॉब ऑफ द शेटेस एंड द महाजन, तो सेटिंग अप
ऑफ अ पेट। तो ये जो मार्केट को स्थापित करना, पेट को स्थापित करना, यह काम किसका होता था? यह जिम्मेदारी किसकी होती थी? शेटे और महाजन, इन लोगों की होती थी। For that, they received some land from the government and some rights from the villagers. तो मार्केट स्थापित करने के लिए, मार्केट लगाने के लिए उनको गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू क्या मिलती थी? ज़मीन मिलती थी और कुछ अधिकार भी मिलते थे गांव वालों के तरफ से। द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ पेट, और इनमें से जो शेटे और महाजन थे, इनकी तरफ यह जिम्मेदारी रहती थी मार्केट की, पेट की। तो उसमें से जो महाजन थे वह क्या काम करते थे? अकाउंट मीन्स लेखा जोखा जो होता था उस मार्केट का, पेट का, वह संभालने का काम किसका होता था? महाजन का। एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई, वीर माता जीजाबाई के अधिकार से, ऑर्डर से, अ पेट वॉज इस्टेब्लिश, ये जो पेट था स्थापित किया गया था। पेट मीन्स मार्केट, ओके, इन पाषाण नियर पुणे, पाषाण में, पुणे के पास जो पाषाण है वहाँ पे पेट स्थापित किया गया था जीजा माता के आदेश से। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, जिसे नाम क्या दिया था? जीजापुर। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा, इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में इतने सारे पेट जो है जीजा माता के आदेश से स्टार्ट किए गए थे। आर आल्सो न्यू पेट इस्टेब्लिश, मीन्स नए पेट स्थापित किए गए थे। इन द नेम ऑफ मालोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी रिस्पेक्टिवली। सो ये नाम जो है किसके लिए, किसके सम्मान में दिए गए थे? ये जो मालोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी थे, इनके सम्मान में यहाँ पे नए पेट, नए मार्केट स्थापित, इस्टेब्लिश किए गए थे, स्थापित किए गए थे, और जिनको इनके नाम दिए गए थे। शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ was a pet established in the name of शिवाजी महाराज। तो शिवापुर जो है वह पेट जो खेड़ के पास है, खेड़ मीन्स खेड़ गांव का नाम है, ओके। तो यह भी पेट स्थापित किया गया था जीजा माता के आदेश से, जो शिवाजी महाराज के नाम से, उसका नाम क्या रखा गया था? शिवापुर रखा गया था। नेक्स्ट इज लेट्स लर्न द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज्ड टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट। जो अलग दो गांव होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ये नाम बुद्रुक एंड खुर्द, उनको दिखाने के लिए, बुद्रुक एंड खुर्द। तो अभी इनमें डिफरेंट क्या होता है? द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक, समझो अभी एक ही नाम के दो गांव है, तो उन गांव को मीन्स दिखाने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन सा पुराना गांव है और कौन सा नया गांव बना हुआ है सेम नाम का, तो वह उसके लिए बुद्रुक और खुर्द यह टर्म यूज़ की जाती थी। सो बुद्रुक क्या होता था? जो ओरिजिनल टाउन है, जो पुराना गांव है, उसे क्या का नाम दिया गया था? बुद्रुक। एंड द न्यू वन इज खुर्द, और उसी नाम से जो दूसरा टाउन, दूसरा शहर, दूसरा गांव जो बनाया जाता था उसको नाम दिया जाता था खुर्द। नया जो विलेज बनाया जाता था उसको खुर्द नाम दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आप लोगों को, वड़गांव बुद्रुक। वड़गांव बुद्रुक मीन्स वड़गांव जो पुराना वाला था, ओरिजिनल वाला वड़गांव मीन्स उसको बुद्रुक नाम दिया, और सेम नाम से दूसरा गांव बनाया गया वड़गांव, तो उसका नाम बन दिया हुआ है खुर्द, मीन्स ये नया गांव बनाया गया है। नाउ फरगना, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, बहुत सारे गांवों को जोड़ के क्या बनाया जाता था? परगना बनाया जाता था, परगना बनता था। बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट सेम इन ऑल परगना, लेकिन कुछ सिलेक्टेड नंबर्स मीन्स उनकी संख्या जो है वह निश्चित नहीं रहती थी कि कितने परगने, कौन से परगने में कितने गांव होंगे, यह निश्चित नहीं रहता था। फॉर एग्जाम्पल, इन पुणे परगना वॉज अ बिग परगना। सो पुणे परगना जो था वह सबसे बड़ा परगना था। इट कंसिस्ट ऑफ 290 विलेजेस, तो पुणे परगना में 290 गांव आते थे। देयर वॉज 64 विलेजेस इन द चाकन परगना, और चाकन परगने में 64 विलेजेस आते थे। द शिरवाल परगना वॉज स्मॉल, और सबसे छोटा परगना जो था वह शिरवाल परगना था। इट हैड ओनली 40 विलेजेस,
और इस परगने में शिरवाल परगने में सिर्फ 40 गांव आते थे। द देशमुख एंड द देशपांडे वर द वतनदार ऑफिसर ऑफ द परगना। सो ये जो देशमुख और देशपांडे थे ये भी उस टाइम के सरनेम ही है। आज भी देशमुख और देशपांडे नाम के सरनेम के लोग हमारे महाराष्ट्र में है। सो देवर वतनदार मीन्स वतनदार जो थी वो पोस्ट थी उनको दी हुई, और वो वह ऑफिसर थे, इस परगना के अधिकारी थे। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन परगना। सो परगना में जितने भी गांव होते थे उन गांवों के जो मुखिया होता था पाटिल, सो उन सभी पाटिल का मुखिया कौन होता था? देशमुख होता था। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। पाटिल के काम परगना लेवल पे होते थे। द देशपांडे वाज ऑल कुलकर्णी। हमने देखा कि कुलकर्णी जो है वह रेवेन्यू का काम करता था गांव के स्तर पे, गांव में। तो गांव में कुलकर्णी मेन होता था और परगना में देशपांडे मेन होता था। सो वह सभी कुलकर्णियों का क्या होता था? मुखिया होता था, चीफ होता था। द देशपांडे डिड एट द परगना लेवल एट सॉरी द वर्क दैट कुलकर्णीज डिड एट द विलेज लेवल। सो कुलकर्णी जो रेवेन्यू का काम करते थे गांव स्तर पे, तो सेम काम देशपांडे परगना के लिए करता था। परगना का रेवेन्यू जो है कलेक्ट करने का काम देशपांडे का होता था। These वतनदार्स ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। सो यह जो लोग थे वतनदार ऑफिसर जो थे अधिकारी, वह जुड़े हुए थे लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। जो कोई भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी वह गवर्नमेंट को शेयर करने का, बताने का काम किनका होता था? इन ऑफिसर का, इन वतनदारों का। इन केस ऑफ एनिमी invasion or drought, these watandar represented the grievances of the people to government. In case of enemy invasion means बाहरी शत्रु जो होते हैं उनका आक्रमण हुआ, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ा है, तो यह वतनदार क्या करते थे? ग्रीवेंस मीन्स शिकायत करते थे। लोगों की जो शिकायतें होती थी वह रिप्रेजेंट करते थे, मीन्स उनका प्रतिनिधित्व करते थे टू द गवर्नमेंट, सरकार को बताने के लिए। समटाइम दिस ऑफिसर मिस यूज देयर पावर, लेकिन कभी कभी क्या होता था? सो ये जो वतनदार होते थे, ये जो ऑफिसर्स होते थे, यह अपनी पावर का क्या करते थे? अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वाज ड्यू। जो निश्चित किया गया होता था उससे ज़्यादा ये लोग क्या करते थे? पैसा लोगों से वसूल करते थे। और डिड नॉट रेमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम, या फिर गवर्नमेंट ने जो समय दिया हुआ है उस समय में यह लोग वह पैसा जो है, वह जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ होता था लोगों के थ्रू, वह सबमिट नहीं करते थे, गवर्नमेंट को नहीं देते थे। ऑन सच ओकेशन द पीपल सफ़र हरासमेंट। सो ऐसे टाइम पे लोगों को क्या होता था? परेशानियों का सामना करना पड़ता था इन ऑफिसर्स की वजह से, जो अपने अधिकारियों का मिसयूज करते थे, दुरुपयोग करते थे। डू यू नो वतन इज एन अरेबिक वर्ड। ये जो वतनदार में से वतन आया है तो यह अरेबिक वर्ड है। इन महाराष्ट्र में इट इज यूज is refer to hereditary land for which the holder does not have any pay revenue. It is used is refer to hereditary land. Hereditary land means जो वंश परंपरागत जो खेती होती थी उसका जो होल्डर होता था, मीन्स वह रखने वाला जो होता था वंश परंपरानुगत खेती, सो डज नॉट हैव पे रेवेन्यू, उसको कोई भी राजस्व देना नहीं पड़ता था, तो उसे क्या कहा जाता था? वतन कहा जाता है। आफ्टर दैट द क्लैमिटी ऑफ फैमिन। क्लैमिटी मीन्स अकाल, अकाल की आपदा। क्लैमिटी ऑफ अ फीमेन मीन्स अकाल की आपदा, वह हम देखेंगे अभी। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। उस टाइम पे जो खेती होती थी वह 100% बारिश के पानी के ऊपर ही की जाती थी। इफ इट डिड नॉट रेन्स क्रॉप्स वुड फेल।
अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप क्या हो जाते थे, सूख जाते थे, फसल उगती नहीं थी। द प्राइस द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, और फूड ग्रेन्स जो अनाज होता था उनकी जो कीमतें होती थी वह क्या होती थी, बढ़ जाती थी। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लोगों को अनाज पाने के लिए या फिर दूसरी चीज़ों को पाने के लिए। देर वॉज नो फोडर फॉर द कैटल, जो जानवर होते थे, जो पशु होते थे, उनके लिए फोडर, फोडर में चारा भी नहीं उगता था, बारिश ही नहीं तो फसल भी नहीं उगेगी, कोई चारा जो होता है, जो घास जो होती है वो भी नहीं उगेगी, सो पशुओं के लिए भी फोडर नहीं मिलता था। वाटर बिकेम स्केयर, पानी की बहुत कमी होती थी, बारिश ही नहीं हुई तो पानी कहाँ पे स्टोर होगा, है ना। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, तो लोगों के लिए गांव में रहना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। देर वर फोर्स टू लीव द विलेज, लोगों को जानबूझ के मीन्स जिंदा रहने के लिए लोगों को अपने गांव जो होते थे वह छोड़ने पड़ते थे। अ फेमेन वॉज अ ग्रेट क्लैमिटी फॉर द पीपल, सो ये जो फीमेल होते थे, अकाल होता था, वह लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा होती थी। A great famine occurred in Maharashtra in 1630 C, 1630 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी फैमिन जो है, जो अकाल है, वह पड़ा हुआ था। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फैमिन, लोग इस फैमिन की वजह से, इस अकाल की वजह से बहुत ही परेशान थे, डिस्ट्रेस थे, व्यतीत थे। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दिस वर्ल्ड, और इस अकाल को, इस आपदा को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। पीपल वर रेडी टू सेल देमसेल्फ, इतना अकाल पड़ा हुआ था कि लोग खुद को बेचने के लिए रेडी थे, खुद को बेचने के लिए तैयार थे। फॉर अ पीस ऑफ भाकरी, खाना खाने के लिए, खाना मिलने के लिए, भाकरी मीन्स जो महाराष्ट्र में लोग खाते हैं। सो रोटी, रोटी पाने के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए लोग जो है खुद को बेचने के लिए तैयार थे, ऐसा वर्णित किया जाता है उस अकाल को। बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम, लेकिन उनको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, लोग खुद को देने के लिए तैयार थे, खाना खाने के लिए, भाकरी के लिए, लेकिन उनको खरीदने के लिए भी कोई राजी नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए। देयर वॉज अ सर्विस सेवर scarcity of food grains, देयर वॉज अ सेवर, वहाँ पे खाद्य की कमी थी, स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन मीन्स खाद्य की बहुत ही कमी थी। एंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉय, पूरे के पूरे परिवार जो है वह क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स खत्म हो गए लोगों की, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, बारिश ही नहीं हुई थी, ना फूड ग्रेन्स था, ना पीने के लिए पानी था, तो वह लोग भूख और प्यास की वजह से मर गए। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड, जो जानवर थे दूसरे, और फार्म एनिमल्स मीन्स खेती में काम किए जाने वाले बैल हो गए, जो भी एनिमल्स थे वह भी इस अकाल की वजह से मर गए। एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेड, डिवास्टेड मीन्स तहस नहस, खेती जो थी लोगों की वह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। द फेमेन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज, जो कोई भी व्यापार थे, कारखाने थे, वह भी इस अकाल की वजह से बंद हो गए। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन केम टू स्टैंड स्टिल, और जो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन के व्यवहार थे, जो कोई भी पैसों के व्यवहार थे, वह एक जगह पे रुके हुए थे, क्योंकि किसी के पास लेने के लिए पैसे भी नहीं थे और किसी को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इतना सारा अकाल पड़ा हुआ था हमारे महाराष्ट्र में 1630 में। पीपल हैड टू वंडर टू फार अवे रीजन इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड, लोगों को घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था, फार अवे रीजन, दूर दूर के क्षेत्र में, किस लिए, सर्च ऑफ अ लिवलीहुड मीन्स जीविका के साधन ढूंढने के लिए, जीवन जीने के लिए लोगों को दूसरे दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा, वहाँ पे रहना पड़ा महाराष्ट्र को छोड़ के। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक normalcy the devastated life of the people, so it was a great challenge, यह बहुत ही बड़ा चैलेंज था, टू ब्रिंग बैक,
टू नॉर्मल सी मीन्स सामान्य स्थिति लाने में यह बहुत बड़ा चैलेंज था, जो इस फैमिन की वजह से डिवोस्टेटेड हुआ था। डिवोस्टेटेड मीन्स तहस नहस हुआ था। लोगों की लाइफ, लोगों का जीवन जो है वह नॉर्मल होना, सामान्य परिस्थिति में लाना बहुत ही बड़ा काम था, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। सो इन दिस पार्ट वी saw this topic. Next next video we will see the work of the Warkari movement. Okay, and thank you for watching this video.